ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ईरान इस वक्त वो जगह है जहां दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और वहां इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा। हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी, अपने कुछ और मामलात को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ चीजें, तदबीरें की हैं, जिसमें इंटरनेट को कंट्रोल करना भी शामिल है। और ये बात शायद लोगों को बहुत अजीब लगे कि नेशनल लेवल का इंटरनेट अलग होता है, इंटरनेशनल अलग होता है। अगर किसी और मुल्क में किसी एक्सपर्ट से कहा जाए तो शायद उसे समझ ना आए, लेकिन ईरान में ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने एक तरफ तो स्टार लिंक जो एलन मस्क का, उसको फेल किया प्रोटेस्ट और दंगों के दौरान, और अब अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसा कंट्रोल किया है कि लगता है कि सिक्योरिटी का बहुत ही खास इंतजाम किया गया है। इसके दरमियान मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आज एक बार फिर कोशिश की अहमद अब्बास साहब से बात करने की। अहमद अब्बास साहब ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों में हैं तेहरान में जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और उनसे हम आज बात कर पा रहे हैं। आज की सबसे पहले बड़ी खबर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। ईरान की पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हालिया टेररिस्ट दंगों में इजरायली हुकूमत को जून के 12 दिन की जंग में जो शर्मनाक हार हुई थी, उससे भी ज्यादा शर्मनाक हार हुई है और इसे कंट्रोल कर लिया गया 48 घंटे में। और उन्होंने आईआरजीसी का शुक्रिया अदा किया है और यह भी बताया है कि दाइश के तरीके से, आईएसआईएस के तरीके से ईरान में हमले हुए, बहुत ही बेदर्दाना तरीके से कत्ल किया गया। इस सब के दरमियान ट्रंप की तरफ से धमकियां जारी हैं, जंग शुरू कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन फिर बीच में कुछ खबरें आती हैं कि खुद इजराइल, जो सबसे बदतरीन दुश्मन ईरान का हो सकता है, उसने और अरब मुल्कों ने ट्रंप को हमला करने से रोका है। ये खबरें हम अब तक आपको देते रहे हैं। आज हम एक बार फिर अहमद अब्बास साहब से बात कर रहे हैं ताकि उनसे और ज्यादा सूरत हाल का अंदाज हो, वहां के एक्सपर्ट्स क्या क्या कह रहे हैं, वहां की हुकूमत क्या क्या कह रही है और लोगों का क्या समझना है, कैसी जिंदगी चल रही है। अहमद अब्बास साहब, वेलकम आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आपको बहुत ही तवज्जो से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीनी हालात क्या हैं। आप बताइए क्या सूरत हाल है। आपसे 3-4 दिन के गैप से बात हो रही है, अब क्या सूरत हाल है? जंग की तैयारी, धमकियां और धमकियों के दरमियान ईरान का अपना इज्जत के साथ बाकी रहना, मजबूती से खड़े रहना, क्या कुछ है? साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम इनवाइट करने के लिए। अगर हम ईरान की दाखिली सूरत हाल की बात करें दाखिली तौर पर, तो आपको बाजार, सड़कों पर जो नजर आएगा वो बिल्कुल नॉर्मल हालात नजर आएंगे। इत्तेफाक से आज बल्कि मैं खुद ट्रैफिक में फंस गया, जो यहाँ का हमेशा का रवायती ट्रैफिक रहता है, बहुत सुबह का बहुत ज्यादा, आज कुछ ज्यादा ही था। 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद का ट्रैफिक था, तो वो पूरी तरह से बाजार की एक्टिविटीज अपनी जारी हैं। नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से चल रही है, स्कूल कॉलेजेस सारे सब पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और ये जो हालात थे, इससे अब ये तस्वुर बिल्कुल आम है कि इस्लामी जमहूरिया उससे बाहर निकल चुका है, इस्लामी जमहूरिया ईरान, और अपनी जो इक्तिसादी सरगर्मियां हैं, समाजी सरगर्मियां हैं, तालीमी सरगर्मियां हैं, वो पूरी स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ दोबारा अब शुरू हो गई हैं। अब ईरान में ये 11वां महीना ईरानी कैलेंडर का है, बहमन, 12वां महीना फिर इसफंद है। इसफंद के बाद होती है ईद, ईद नौरोज। तो बल्कि ये जो 11वां महीना जब खत्म होता है तो जब ही से यहाँ पर ये कहने लगते हैं, बल्कि 11वें महीने को भी कहते हैं शब ईद, ईद से पहले की रात, यानी उसकी खरीदारियां, तैयारियां ये सारी शुरू हो जाती हैं। तो वो अब रफ्ता रफ्ता उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके नतीजे में ये ट्रैफिक हमें शाम में, रात के टाइम में और काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें ये सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। रह गई जहां तक अमेरिका के धमकियों की, ट्रंप की धमकियों की, हम उस पर और आगे चल के बात करेंगे कि यहाँ पर उसकी तैयारियां पूरी तरह से, वो जो शोबे हैं, दिफाई शोबे हैं, वो अपनी तैयारियों में पूरी तरह से मसरूफ है।
ये ट्रंप की धमकियां जिस तरह से वो, ऐसा लगता है कि वो खासतौर पर एयरफोर्स वन में बैठ करके जब वो सफर करते हैं अपने हवाई जहाज में, जो पिछले दिनों कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें दूसरे जहाज से, कतर वाले तोहफे में मिले हुए जहाज से उड़ना पड़ा था, दावोस जब गए थे। तो ऐसी हालत में जब उधर गाजा में एक बड़ी डकैती की तैयारी है, डकैती की तैयारी इसलिए कि वही लोग जो कत्ल गारतगरी कर रहे थे, हथियार दे रहे थे, वही अब अमन के नाम से बोर्ड बना करके आ रहे हैं। ऐसे वक्त में ईरान के खिलाफ धमकियां, आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ धमकियां, और और एक अजीब माहौल। अभी भी जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज 25 जनवरी है, और आज ही अब्राहम लिंकन नाम का जो जंगी उनका बेड़ा है वो ईरान के नजदीक पहुंचने का शेड्यूल है, और बड़ी तैयारियां, हजारों की तादाद में जहाजों को फिजा में आसपास के मुल्कों में। ऐसी हालत में ईरान में कोई जंग का खौफ नहीं है। काजिम साहब, ये आप सही कह रहे हैं। इसकी वजह से अगर आप गौर कीजिए तो बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, डाइवर्ट कर दी हैं। न सिर्फ इस्लामी जमहूरियत ईरान बल्कि जो आसपास के और इलाकों के लिए जो शेड्यूल थी उनको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है और या कैंसिल कर दिया है। तो उससे एक माहौल हम देखते हैं मीडिया में बन रहा है, और ट्रंप की जो उनके जो बयान आते हैं और उसकी वजह से देखने में आता है। फिर मीडिया भी उसको एक हिस्सा हुआ है जो बहुत ज्यादा उसको उछालता है कि साहब अब नजदीक है और अब करीब है और तैयारी मुकम्मल कर ली अमेरिका ने, इससे पहले अमेरिका की तैयारी मुकम्मल नहीं थी। मैंने इस बीच में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। तो यहाँ इस्लामी जमहूरियत ईरान में इस वक्त ये है कि एक पॉलिसी के तहत ये है कि बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है तैयारियों को, लेकिन एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने यही बात की। मुझे जो अभी मैंने कल बात की एक साहब से कि भाई आप बताइए, आप इसी शोबे के हैं, एक्चुअली वो एक्सपर्ट के साथ साथ साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो वो साइंटिस्ट डिफेंस से रिलेटेड, तो वो हमसे कह रहे थे कि देखो ये आम लोगों को डराने की चीजें हो सकती हैं कि वो वहां से निकला, अब वहां मलाका से आगे निकल गया है और अब इतनी घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। का हम जो फौजी उसकी मालूमात रखते हैं टेक्निकलिटीज की, तो उसके हिसाब से ये हमारे लिए ये कुछ नहीं है, ये नजदीक आ जाए बस। ये है हमें इसका इंतजार इसका रहता है कि जंग का फैसला हो, जंग का फैसला हो तो उसके बाद फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है। एक्चुअली एक एक्सपर्ट ने तो हमें यहाँ तक कहा कि ये जो अब्राहम लिंकन है, सिर्फ अब्राहम लिंकन नहीं, जो अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये इनको अलग अलग इन पे हमारी रिसर्च हुई है कि अगर इसको डुबोना है तो हमें एग्जैक्टली मारना कहाँ पर है, कौन सा पॉइंट है और कितने मिसाइल मारने हैं, मिसाइल में जो वॉरहेड लगाना है वो हमें कैसा लगाना है, और कितने मिसाइल के जरिए हम इसे डुबो देंगे। इसके पास जो सिस्टम होता है इसके आसपास, अब वो कहना है कि मैंने इस पे भी बात की कि जो इसके साथ बोट्स चलती हैं, शिप्स चलते हैं, जो पूरा चूंकि ग्रुप होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? तो एक्सपर्ट्स का जो कहना था, कहने आप ये सब आम लोगों को और उनको डराने की चीजें हो सकती है। हमको पता है कि अमेरिका इस वक्त टेक्नोलॉजी में, दफाई टेक्नोलॉजी में कहां पर खड़ा है और हम इसको कैसे नाकाम बनाएंगे। उनका ये कहना था कि देखो टारगेट का अगर वो नजदीक आता है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी सरहद के अगर 1000 किलोमीटर तक आ जाता है तो ये मान के चलो कि हमारा हाथ और ज्यादा खुल गया। इसलिए हम इजराइल में 2000 किलोमीटर पे हमला कर रहे थे। तो उनका कहना था कि फासला जितना ज्यादा होता है, वॉरहेड हमको उतना छोटा करना पड़ता है ताकि फ्यूल उसको ले जा सके। लेकिन जितना ही नजदीक आ जाता है हमारा हाथ खुल जाता है, हम फ्यूल यानी हम बड़ा वॉरहेड उतनी ही फ्यूल में उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ पहुंचा सकते हैं। और उनका ये कहना था कि जो हमारी मिसाइल, जो कॉम्बैट मिसाइल है, अटैकिंग मिसाइल है, उनकी जो रफ्तार है वो अमेरिकन और इजरायली जो डिफेंस की मिसाइल हैं उनकी रफ्तार की 1.5 गुना रफ्तार से वो आगे जाते हैं। तो उनको हमें निशाना बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हम लोग इससे पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, मुहावरा में मुझे याद आया फिर से
जो वो कहते थे कि साहब वो पानी पीने जितना आसान है। तो उनका ये कहना था कि देखो हो सकता है ये ईरान के खिलाफ एक माहौल बनाने की जैसे कोशिश करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पे आ जाएं और मुखालफत में आ जाएं, उनको लगे हाँ अमेरिका अटैक करने वाला है तो बस हम इधर से हमला कर दें तो बस एक माहौल बन जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि अभी हालिया जो ये झड़पें हुई, जो राइट्स हुए और जो हमले हुए, इन मुजाहिरों को जो तशद्दुद आमेज बना दिया गया और दहशतगर्द तंजीमें उसमें एक्टिव हो गई, उसके नतीजे में ये भी हुआ पकड़े भी बहुत ज्यादा तादाद में गए। बस उनका यही था कि यानी इस तरह की टीमों पे जब काम होता है, और बल्कि एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि देखो ये इन लोगों को एक्चुअली जो 12 रोजा जंग थी उसमें बाहर आना था, यानी अगर प्लान के हिसाब से देखा जाए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पब्लिक बाहर नहीं निकली। पब्लिक अगर बाहर निकली होती किसी भी बहाने से तो ये जो सारे सेल्स बना के रखे गए थे, तैयार किए गए थे, ये उसी वक्त बाहर आ जाते और आज जो हुआ ये उसी वक्त हो जाता। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, 12 रोजा जंग में पब्लिक किसी भी पॉइंट पे बाहर नहीं आई इस तरह से कि किसी पे एतराज करते हुए किसी चीज पे, क्योंकि इन्होंने उन हालात में मैनेज भी बहुत अच्छा किया था। हम इस पे भी थोड़ी बात कर सकते हैं कि कितनी सफाई से, चूंकि जिस वक्त जंग के हालात बन गए तो तेहरान में बहुत आबादी वो है जो आसपास के शहरों की, कस्बों की, वो आके यहाँ रहती है अपने रोजगार के सिलसिले में, तजारत के सिलसिले में। लेकिन जब जंग के हालात बने, इदारे बंद हो गए, तो बहुत सारे लोग वापस चले गए अपने शहरों में, अपने कस्बों में। तेहरान में बहुत कम लोग रहे और आसपास के शहरों में वहां पर आबादी एकदम से, मतलब लोगों की मजमा ज्यादा बढ़ गया। तो खाने पीने की चीजें और जो है वो ईंधन और बाकी तमाम सारी चीजें, इनकी सप्लाई करने में जो ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया वो बड़ा कारामद साबित हुआ। तो कहीं कोई बदनजमी नहीं देखने में आई, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर इस तरह पैदा, तो कहीं कोई भीड़ नहीं हुई, तो इन सेल्स को मौका नहीं मिला। अभी एक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो अभी ये मुजाहिरों के दौरान ये बाहर आए तो ये मारे गए और पकड़े गए, ज्यादातर पकड़े गए, पकड़े जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से वो काफी कुछ हाथ से निकल गया है, इसराइल के भी, अमेरिका के भी। तो ये बाहर से जो तैयारियां कर रहे हैं वो, उससे हमें कोई बहुत ज्यादा खौफ नहीं। हो सकता है कि भाई अमेरिका है, ट्रंप है, हो सकता है वो हमला कर दे, हम इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करते। लेकिन अगर उसने हमला कर दिया तो हमें ये यकीन है कि हम उनको अटैक कर देंगे, हम उन्हें निशाना बना लेंगे और आसानी से निशाना बना लेंगे। एक्चुअली हमारे पास जो टारगेट्स है उनका, यानी बैंक ऑफ टारगेट्स जो हमारे पास मौजूद है, लिस्ट पूरी तैयार है। हमें कहाँ मारना है, बस इसका खाली लीडरशिप को फैसला करना है। लीडरशिप को फैसला करना। मैं अब लीडरशिप के बारे में एक पूछना चाहता हूं। आपका आना जाना है आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर तक, उन मीटिंगों में भी आप कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं या मालूमात रहती है बहुत सी। आजकल आयतुल्लाह खामेनेई किन लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं? वो होता है ना कि जरूरत के मुताबिक चीजें बदलती रहती होंगी, किन लोगों से ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं? और इस जंग की तैयारी के सिलसिले में, जो जंग कभी भी आ सकती है, इसकी तैयारी के सिलसिले में, चूंकि वो कमांडर इन चीफ भी हैं और जाहिर है उनकी जिम्मेदारी, हुकूमत अपनी जगह, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी भी बहुत है। और वेस्टर्न मीडिया में बार बार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वो बंकर में चले गए हैं, वो अब कहीं मिल नहीं रहे, किसी से मिलते नहीं हैं, हफ्तों बाद निकलते हैं वहां से बाहर। क्या क्या कुछ है, थोड़ा सा उसकी बारे में बताइए, क्या कुछ है? देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई की जो मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हैं, वो दो तरह की हैं। एक तो ऑफिशियल्स आते हैं, मिलते हैं अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग इदारे के लोग, और उसमें बास के बारे में रहता है कि इसको मीडिया में आना है, कुछ का रहता है नहीं इसको मीडिया में नहीं आना है। तो जहां मीडिया को अलाउ नहीं है तो फिर वहां से वो खबर फिर बाहर नहीं आती है। वो मुलाकातें एक अलग होती है। उसके साथ लेकिन उनकी पब्लिक मुलाकातें बहुत ज्यादा होती हैं, वो हर साल फिक्स रहती हैं, हर साल मुलाकातें होती हैं। अभी जो लेटेस्ट मुलाकात हुई वो थी ये बेसत, यानी 27 रजब, 17 जनवरी की। 17 जनवरी की जो मुलाकात थी वो बरसों से होती चली आ रही, यानी ये रजब का जो महीना है, हिजरी कमरी कैलेंडर का जो रजब महीना है, उस 27 तारीख जब भी आती है तो उनकी मुलाकात होती है। वो जगह भी फिक्स है, इमाम ख़ुमैनी इमामबाड़ा जो है उनके घर के पास है, वहीं पर मुलाकात होती है। एक्चुअली पब्लिक मीटिंग्स वहीं पर होती हैं। तो वो उसी टाइम पे आए, उसी जगह पर आए और आराम से मुलाकात हुई और उसके बाद गए। तो उनका जो ये पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, अपीयरेंसेस
हैं वो अपनी तरफ पूरी तरह से जारी हैं, उसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं है। ये तो ये जो बातें हैं कि एक्चुअली उनका जो अंदाज है अयतुल्ला खामनेई का, उसमें ये चीज छुपाई नहीं जा सकती। को बैंकर में चले गए, वहां चले गए, उनकी मुलाकातें इतनी ज्यादा हैं, वो हर कुछ दिन पे कोई ना। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो अभी 11 फरवरी से 2 दिन पहले, यानी 22 बहमन से, बल्कि 3 दिन, 19 बहमन को, 22 बहमन ये महीना चल रहा है, ईरानियों का 11वां महीना है, आज 5 तारीख है, 19 तारीख यानी 2 हफ्ते बाद, 14 दिन बाद उनकी मुलाकात होगी एयरफोर्स के लोगों से। ये सालों साल से, बरसों से मुलाकात चली आ रही है, तो इसको आमतौर पे से छुपाया नहीं जा सकता। तो उनकी जो मुलाकातें इस तरह की, तो इस तरह की जो बातें वो बेसलेस हैं, और उन वही लोग इस पे यकीन कर सकते हैं जो ईरान के बारे में कोई मालूमात नहीं रखते, रहबर इनकलाब की मुलाकातों के बारे में जिनको कोई इत्तला नहीं। अच्छा, तो आपके वो तो आपके बिल्कुल आपके बेबुनियाद इल्म है। में कोई आपके इल्म में कोई बंकर, कोई चीज है बनी हुई? अगर कोई ऐसा वाकया होता, आपकी मालूमात में कुछ है ऐसा कि जहां अयतुल्ला खामेनेई रहते हैं वहां कोई बंकर बना हुआ है? मुझे याद है इराक में तो बहुत बने हुए थे सद्दाम हुसैन के जमाने में। मैंने खुद एक आध बंकर देखा भी था, सैकड़ों मीटर नीचे जाकर के। सद्दाम हुसैन के जमाने में बाकायदा वो दिखाया गया था, गैर मुल्की मेहमानों को दिखाया जाता था। तो क्या कोई यहाँ तेहरान में भी इस किस्म के कुछ बंकर्स आम लोगों के लिए या सरकारी बड़े लोगों के लिए, खासतौर पर आयतुल्ला खामेनेई के लिए, क्या इस किस्म के बंकर्स वगैरह का कुछ इंतजाम है क्या? बंकर्स का मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही कभी इसके बारे में सुना है। अलबत्ता मैंने जो कुछ ओहदेदारान, खासतौर पे जो फौज से वाबस्ता जो लोग हैं, उनकी बातों में हमने ये सुना कि इंतजाम ऐसा होना चाहिए, खासतौर पे जो फौजी मराकज हैं उनमें इस तरह का इंतजाम होना जरूरी है। अभी नहीं है लेकिन होना चाहिए कि जब अब ऐसा हमले का वक्त आए तो जहां पर वो खुफिया मीटिंग्स रखी जा सकें और इसराइल कोई भी हो, अमेरिका, उस पर अटैक ना कर सके। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि हाँ हाँ हमने बंकर्स देखे, लेकिन वो सरहदी इलाकों में जब कभी ले जाते, जो 8 साल जंग थी उस वक्त के जो बने हुए थे, वो दिखाने के लिए कभी ले जाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं हाँ साहब यहाँ ये जंग हुई थी, ऐसा हुआ था। लेकिन शहर के अंदर और इस तरह से कहीं कोई जगह इस तरह मैंने नहीं देखी। तो अच्छा, कमाल इनका कमाल अंदाज बिल्कुल कमाल अलग है। की बात यह है, माफ कीजिएगा, कमाल की बात यह है, वेस्टर्न मीडिया ये तो खबरें चला रहा है कि आयतुल्ला खामेनेई बंकर में चले गए और गायब हो गए। हालांकि उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई जब वो 12 दिन की जंग थी, वो हमें आपको सबको याद है। लेकिन कभी वेस्टर्न मीडिया इसका जिक्र खौफ के साथ, नेतन्याहू की कैबिनेट मीटिंग जो होती है बंकरों में, तहखानों में, उसका जिक्र कभी वेस्टर्न मीडिया नहीं करता। कभी खबर देता तो ऐसे कहता है जैसे वो बहुत ही जियाले और बहादुर लोग हैं कि वो बंकर में जाकर के पूरी कैबिनेट की मीटिंग होती है। ये एक बहुत ही अहम बात है, क्योंकि अक्सर मैं खबरों को मुसलसल फॉलो करता हूं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फिर वापस जाना चाहता हूं, जितनी फौजी तैयारी। जी, एक पॉइंट मैं इस पे बता देना चाह रहा हूँ। आपने कहा एविक्टर लेबरमैन जो इजराइल के साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं और भी ओहदों पे रह चुके हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर है, उनकी अपनी पार्टी भी है, शायद कुछ सीटें हैं पार्लियामेंट में उनकी। उनका एक वहां का चैनल 12 है, उसके साथ एक इंटरव्यू आ रहा था, वो हम देख रहे थे। तो वो इस पे बहुत फिक्र जाहिर कर रहे थे कि इसराइल में अभी 3 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनके पास प्रॉपर बंकर नहीं है। 3 मिलियन से ज्यादा आबादी ऐसी है, और डरे हुए इससे कि अगर जंग छिड़ जाती है तो इनको छुपाने के लिए हमारे पास जगह नहीं। तो खौफ का तो ये आलम है कि वहां इसराइल में जो ऑफिशियल्स नहीं बल्कि वो आम लोग जितने भी, उनको सारे को किसी न किसी तरह से बंकर में घुसाने की कोशिश की जाती है, तो एक अलग चीज हो गई उनको। और वेस्टर्न मीडिया का आपने हवाला दिया, तो वाकई वेस्टर्न मीडिया इसका जिक्र नहीं करता है, और जाहिर है उसमें एक मकसद भी है, खासतौर पर अपना एक जाहिर है वो पूरी तरह से बायस्ड है इस मामले में, इसराइल के मामले में। अहमद अब्बास साहब, ये बताइए, ये तो ठीक है मीडिया में क्या क्या चीजें आ रही हैं, इधर से भी उधर से भी। पिछली बार ये हकीकत है कि जब जंग शुरू हुई थी 12 दिन की, तो पहले दिन खासतौर पर ईरान को बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा था। उसमें बड़े बड़े फौज के कमांडर, हत्ता के फौज के सरबराह, उसके अलावा बड़े साइंसदां, बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब क्या जो तैयारी है उस पर लोगों को, खुद हुकूमत के लोगों को कितना भरोसा है, कितना इत्मीनान है, या कहीं कहीं बेचैनी देखने को मिलती है? नहीं काजी साहब, यहाँ बेचैनी तो हमें नजर नहीं आती। ये है कि
पिछली बार जो नुकसान हुआ उस पर बहुत ज्यादा यहाँ बात हुई कि भाई ये नुकसान कैसे हुआ, क्यों इतने ज्यादा लोग जो है निशाना बन गए, वो भी ऐसे हालात में जब जंग के इम्कानात पहले से थे और फौजियों को एक अंदाजा था। इसीलिए जिस वक्त इजराइल ने हमला किया, बहुत सारे कमांडर्स वो थे जो अपने ऑफिसेज में थे, जबकि वक्त रात का था, तो इसलिए कि उनको अंदाजा था। लेकिन उनका ये कहना था कि हमें इजराइल किस टाइप का अटैक करेगा, यहाँ इस असेसमेंट में गलती हुई। इजराइल हमला करने जा रहा है, इसको ये तो अंदाजा था, और बहुत ज्यादा पहले अंदाजा था कि एटमी तंसीबात वगैरह को निशाना बनाया जाएगा। बहरहाल लेकिन एयर डिफेंस के सिलसिले में जो मुश्किलात हुई कि एयर डिफेंस को जिस तरह से टारगेट किया गया, और यहाँ तेहरान के अंदर ही जो सेल्स मौजूद थे उनके जरिए से टारगेट किया गया, ये सारी जो चीजें थी वो उनका तदारुक किया गया है। ये दोबारा ना हो इसके इंतजाम किए गए हैं। अहमद अब्बास साहब, अभी देखिए जंग की से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, तैयारियां हैं। ट्रंप का दिमाग किस तरफ चल जाए, क्या हो, क्या फैसला ले लें, नहीं मालूम। एक मिनट का शायद उन्हें भी मालूम नहीं होता। अगर जंग शुरू हुई तो डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, क्या कुछ सूरत हाल होगी, ये जरा समझाइए तेहरान में बैठे हुए एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर। जी काजी साहब, आप सही कह रहे हैं। पिछली जंग में जो शुरुआती घंटों में ईरान को नुकसान पहुंचा था वो काफ़ी ज़्यादा था, और उस पर उसके यानी जंग के फ़ौरन बाद से ही उस पर काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी काम किया गया है। और ये कि इस तरह से सरप्राइज़ ना हो ईरान इस तरह के हालात पैदा होने पे, चूँकि इज़राइल को देखते हुए और अमेरिका का जो एग्रेशन उसे देखते हुए इस बात का अंदेशा और डर तो हमेशा है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। एक्चुअली जिस वक्त जंग रुकी थी उसके बाद से ही ये हो रहा था कि जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। तो ईरान में तैयारियां इस बात की गई हैं। एक तो ईरान में ये रिपोर्टें अब कई जगहों पर रिपोर्टें आई, और कुछ कमांडर्स से भी उनकी तकरीरें जो सुनने को मिली, उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ईरान को MiG-29 फाइटर जेट्स जो है मिले हैं रशिया से, और ईरान ने उनका इस्तेमाल शुरू किया है। एक्चुअली कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने तेहरान में उड़ते हुए देखे हैं। मैंने खुद तो पर्सनली नहीं देखा, गौर भी नहीं किया इस तरफ, चूँकि कामों की वजह से ज़्यादातर ऑफिस में लगे रहते हैं, तो रिपोर्टें ही देखी। लेकिन ये था कि ईरान ने इस पर बहुत मेहनत से काम किया है फाइटर जेट्स के लिए, और ईरान की कोशिश ये है कि चाइना से भी फाइटर जेट्स हासिल किए जाएँ, इस तरह की भी रिपोर्टें हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए कि जिसमें इजराइल या अमेरिका ईरान के अंदर आके हमले कर सकें, इसका कैसे सद्देबाब हो, इसको कैसे रोका जा सके, इस पर काम मेहनत से हुआ है। चूँकि इस बात की ज़रूरत उस वक्त भी महसूस की गई थी और उसके बाद तक भी इसका एहसास था। और मैंने इससे पहले शायद कभी जिक्र किया था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का अपनी उन तकरीरों के लिए इमाम ख़ुमैनी इमाम बाड़े में हाजिर होना, ये भी इस बात की अलामत है कि ईरान अपना आसमान सिक्योर कर चुका है, वरना ये ना होता। वरना ये तकरीरें जो फ़िक्स डेट पे, फ़िक्स टाइम पे और फ़िक्स जगह पे होती हैं, तो वो तकरीरें ना होती इस तरह से। अगली जंग की तैयारियों की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, ईरान ने पिछली जो जंग थी, दरअसल अगर देखा जाए तो ईरान वो 8 साला जंग जो इराक़ की तरफ से मुसल्लत की गई थी, और इराक़ ही नहीं बल्कि वो मगरबी मुल्कों की तरफ से थी, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन भी उसमें शामिल था और अरब ममालिक भी उसमें शामिल थे, और सबने मिलकर मुसल्लत की थी ईरान पर वो जंग। उसके बाद से ईरान को जो बाकायदा जंग का तजर्बा हुआ वो यहाँ 2025 जून 2025 में आके तजर्बा हुआ। इस बीच में ईरान ने तैयारियां काफ़ी कुछ की थी, यानी अपने मिज़ाइल पे काम किया था, काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, बहुत तरह की मिज़ाइल बनाए, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल बनाए, ड्रोन्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के शोबों पर काफ़ी काम किया था। जब 12 दिन की जो जंग हुई उसमें ईरान को नुकसान तो बेशक हुआ, लेकिन ईरान ने नुकसान भी ज़बरदस्त पहुंचा इजराइल को। इजराइल पे भी ऐसा हमला आज तक कभी हुआ नहीं था जैसा ईरान ने कर दिया, और पूरे इजराइल पे जहाँ चाहा वहाँ पे अटैक किया। तो एक तो ये हुई, दूसरी ये पता चली कि ईरान को अपने हथियारों को टेस्ट करने का, एक्चुअल वॉर में टेस्ट करने का ये मौका मिला। देखिए, दोनों बड़ा फ़र्क होता है। एक बार ये होता है कि आप कोई डेवलप करते हैं असला, फिर उसको आप टेस्ट करते हैं और फिर उसको
फ़ौज में दे देते हैं। लेकिन जब आप जंग में इस्तेमाल करते हैं, नहीं जब आपके सामने डमी दुश्मन नहीं बल्कि एक्चुअल दुश्मन है जो हर लम्हा आपके ऊपर हमले कर रहा है, हर जगह आपको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उन हालात में जब आप हमले करते हैं तो वो उसकी बात कुछ और होती है, उसको वो केस बिल्कुल अलग होता है। तो एक्सपर्ट्स की अगर बात जो है उनका तो ये कहना है कि हमको इसमें काफ़ी कुछ अपनी चीज़ें टेस्ट करने का मौका मिला, हमने जो टेस्ट किया, और बहुत सी चीज़ें हमने ये भी सीखी कि कैसे इसको हम मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा इनको जिस चीज़ का और ज़्यादा जिस पे काम किया है वो है बैंक ऑफ टारगेट्स। इजराइल के अंदर चूँकि इस जंग में इजराइल का जो है वो आना और होना एकदम तय है। अमेरिका बेशक हमले धमकियाँ दे रहा है, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल की मुश्तरका जंग है, दोनों को अलग नहीं करके देखना चाहिए। इसी तरह वो पिछली जो जंग थी वो भी अमेरिका और इजराइल की ही जंग थी। तो इस किन जगहों को निशाना बनाना है, ईरान को पिछली जंग में ये भी तजर्बा हुआ कि कौन सी जगहें थी जिनको निशाना बनाना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा था। तो ये सूरत हाल है और ईरान की तैयारी इस तरह की है कि लंबी जंग जो है वो इन ईरान के जो अहम पॉइंट है और अहम स्ट्रेटेजी वो यही है कि जंग को लंबा खींचना है। जंग अगर होती है तो ये एक दिन और 2 दिन के बजाय अगर शुरू होती है, अगर शुरू किया जाता है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से किसी जंग का आगाज़ होता है तो जंग को और लंबा खींचना है, और लंबा खींचने में ईरान के पास फिर काफ़ी कुछ रहेगा टारगेट करने के लिए। और मुझे लगता है शायद इसी से हिरासा है। एक्चुअली कुछ माहिरीन की यहाँ तक बात है कि जो ये धमकियाँ इनको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अमेरिका ना इजराइल दोनों में से किसी को भी ईरान के जवाबी हमले बर्दाश्त करने की ताकत अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बेशक वो नुकसान पहुँचा देंगे ईरान को, हमले करेंगे, निशाना बनाएंगे, उनके पास ज़ाहिर है लीथल वॉरफेयर हैं, लेकिन ईरान भी जो जवाबी हमला करेगा वो उसे रोक नहीं पाएंगे, ये भी साबित होगा। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही बात, ग्राउंड जीरो की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।